नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दा में तो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि महादेव के भक्तों पर महादेव अपना दुआ दृष्टि कृपा बनाए। प्राकृतिक प्रकोप ने जो महादेव के भक्तों पर कुठारघात किया है, वज्रपात किया है, उसको तो सिर्फ महादेव ही कम कर सकते हैं। हम तो सिर्फ महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, वो लोग बेशक आपके प्रति भक्ति कम और दिखावा ज्यादा किए थे, जिनका सजा प्रकृति ने उनको दिया है, लेकिन आप तो क्षमादायी हैं। आप तो क्षमा के लिए मशहूर हैं और आपके सामने तो जो जाता है नतमस्तक ही जाता है, और सब कुछ जानते हुए भी आप क्षमा करते आए हैं, करते हैं और करेंगे भी, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक बार पुनः महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हे प्रभु, अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा कम क्यों किए, या उनको आपने कम सजा दी, वो उससे भी ज्यादा सजा के हकदारी थे, ये तो आप जानते होंगे। मैं तो सिर्फ पुनः एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जो लोग स्वर्ग सिधार गए हैं उनको मुक्ति दीजिए, और जो लोग घायल हैं उन्हें बहुत जल्द और पूर्ण स्वस्थ कीजिए। एक बार पुनः महादेव आपके श्री चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम है। मित्रों, आज दूसरा महत्वपूर्ण विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय के कहने से पहले मैं हाथ जोड़ के भारत के न्यायपालिका, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग के आप सब लोगों को दोषी करार देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप सब लोग दोषी हैं। भीष्म पितामह को 6 महीना तीर पर क्यों लेटना पड़ा, आपको पता है? भीष्म पितामह को जब मुंह खोलना था तो वो चुप थे, और जब चुप रहना था तो वो मुंह खोले। प्रकृति ने उनको इसीलिए सजा दिया कि जब आपको बोलना चाहिए था उस वक्त तो आप चुप रहे, और जब आपको चुप रहना था तो आप बोले। मतलब अगर आप समय पर चुप रह रहे हैं तो आप उस पाप के पूरे पूरे भागीदार हैं, और अगर समय पर बोलते हैं और गलत बोलते हैं तब भी आप पाप के भागीदार हैं। महाभारत की इस महानतम कथा से भारत के इन तीनों शीर्षस्थ लोगों को माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्य न्यायाधीश जी को सबक लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि श्रीलंका जैसी हालात को आने में भारत में कितना टाइम लगेगा, और क्या जब भारत में ऐसी हालात आएगी तो वो बदतर होगी, उसके बराबर होगी, या उससे भी ज्यादा होगी? मित्रों, सबसे पहले तो मैं पुनः एक बार महादेव से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल गलत हो, और महादेव इस समस्त देश पर अपनी कृपा बनाए रखें। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी स्थिति हमारे देश में कभी ना आए, ऐसी कृपा महादेव की है और रहेगी। लेकिन फिर भी हम सामाजिक लोग समाज के चिंता से तो आपको अवगत करा ही सकते हैं, क्योंकि इसीलिए रात के 10 बजे जाड़ा, गर्मी, बरसात अनवरत आपको आकर के डिस्टर्ब करते हैं, और हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया मेरे बातों को सुनिए और इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मेरी बातें वही होती है जो और चैनलों पर नहीं होती है, या और चैनलों पर नहीं होने दिया जाता है। मित्रों, तुलना करते हैं श्रीलंका और भारत के हालात पर। सबसे पहले श्रीलंका को इस स्थिति में आने के लिए क्या क्या चीज जिम्मेवार है? मित्रों, श्रीलंका में सबसे पहले जो जिम्मेवारी है वो है बेईमान राजनीतिक। राजपक्षे परिवार का अदना सा सदस्य जो अभी जन्म लेने वाला है, उसको भी कोई न कोई सरकारी कुर्सी आवंटित कर दी गई। स्थिति इतनी बुरी, भयावह और सोचनीय, निंदनीय थी कि राजपक्ष परिवार का अगर कोई सदस्य विदेश में नौकरी करता है, व्यवसाय करता है या पढ़ाई करता है, लेकिन वो श्रीलंका सरकार में महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, मतलब श्रीलंका में ना होते हुए भी श्रीलंका के सरकार में आसीन है, सरकारी सीट पर ऑक्युपाई है,
जबकि उसका स्वयं का पढ़ाई शिक्षा या व्यवसाय विदेश में है। अब इससे ही श्रीलंका के गर्त में जाने की स्थिति का आंकड़ा लगाइए। वो तो भला हो ऋषि पुलस्त के उस पावन भूमि का, जिसको उनके कृपा से, उनके तप से, उनके तपोभूमि होने की वजह से रावण के एक गलती, वो माता सीता को हर के ले गए, वो एक दूसरा कारण है। उन्होंने अपने कुल के मोक्ष के लिए ऐसा किया, वो एक अलग मैटर है। नहीं तो रावण जैसा महाप्रतापी, महाज्ञानी, महाधर्मात्मा और महाधर्मात्मा के उस पवित्र पावन भूमि सोलन की लंका में इस स्थिति पर कब कहा जाना चाहिए। दूसरा कारण हुआ श्रीलंका की सरकार ने अपने लालच के लिए, अपना खुद का पाप उजागर ना हो, श्रीलंका की जनता ये ना पूछ दे कि भाई आपके परिवार के लोग श्रीलंका में है नहीं लेकिन श्रीलंका के सरकार में है, ऐसा कैसे है। इस चीज को ढकने के लिए श्रीलंका की सरकार ने टैक्सेस कम किए, सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा दी और उन आलतू फालतू कामों पर ध्यान लगाया जिसका सीधे सीधे जनता से ना तो कोई वास्ता था, का ना कोई मतलब था, और ना ही वो जनता के हित का था। जैसे पेट्रोल दुनिया भर में अगर महंगाई छू रही थी तो श्रीलंका में सस्ता था। हमारे यहाँ व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान आप लोगों के मोबाइल पर भी आता होगा कि श्रीलंका में भी पेट्रोल सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है। उन तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जाइए श्रीलंका में टंकी फुल करा के आइए। भारत के बॉर्डर पर तो है, आप यहाँ क्यों हैं। दूसरी चीज हुई कि श्रीलंका में बिना दूरगामी परिणाम का अध्ययन किए खेती की तरीके को बदल दिया, मतलब ऑर्गेनिक खेती को सीधे सूचन कर दिया गया। रासायनिक खाद्य पदार्थों को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। उससे उनका उद्देश्य पौष्टिक आहार के साथ साथ विदेश में महंगे दाम पर एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा कमाना रहा होगा, या जो उद्देश्य हो वो तो वहां की सरकार जाने। लेकिन स्थिति क्या हुई कि उससे 50 से 60% कृषि उत्पाद में अचानक गिरावट आ गया। कोरोना के वजह से पूर्णबंदी हो गई। यूक्रेन रूस युद्ध में विदेश से आने वाली खाद्यान्नों पर पूर्णतः रोक लग गया। इस वजह से वहां पर भूखमरी की स्थिति आ गई। खाद्य पदार्थों का दाम आसमान छूने लगा, क्योंकि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम बढ़ जाएगा। ये नेचुरल अर्थशास्त्र का साधारण सा ज्ञान है। तो अगर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कम हो जाए और मांग ज्यादा हो जाए तो दाम का बढ़ना स्वाभाविक है, उसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक तो हालात ने पूरे दुनिया पर अपना असर दिया, कोरोना से लॉकडाउन, विदेशी मुद्रा आमदनी का एक जो स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत था पर्यटन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रावण युद्ध को देखने के लिए लोग वहां जाते थे। उस रावण की नगरी को देखने जाते थे जहां माता सीता को हरण करके रखा गया था। उस नगरी को देखने जाते थे जहां महाबली हनुमान ने उसको अपने पूंछ में लगाए आग की वजह से जला दिया था। उस पवित्र पावन भूमि को देखने जाया करते थे जहां राक्षसों के बीच में भी एक विभीषण नाम का संत था। उस लंका को देखने जाया करते थे जहां प्रचलित है कि रावण की मम्मी अभी भी एक गुफा में छुपा करके रखी गई है, इस उम्मीद में कि वो कभी रावण जिंदा हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। प्राकृतिक सौंदर्य और पॉल्यूशन फ्री स्टेट तो वो है आदरणीय प्रेम नंदी जी को साधन। तो ऋषि पुलस्त के उस पावन पवित्र धरती को घूमने, चूमने और उससे एसोसिएट होने के लिए दुनिया भर से पर्यटक जाते थे। कोरोना में बंदी ने पर्यटन उद्योग को बिल्कुल चौपट कर दिया। श्रीलंका के बर्बाद होने का एक कारण ये भी था, बेईमान राजनीति, बिना निर्णय दूरगामी परिणाम के कृषि से छेड़छाड़ और अनाप खर्चों पर रोक नहीं लगाना। अब श्रीलंका को श्रीलंका के हालात पर छोड़ते हैं। महादेव के आशीर्वाद से वो ठीक रहेगा, बजरंगबली अपनी कृपा करेंगे और हनुमान जी और महावीर जी और उन लोगों के ऋषि पुलस्त के उस पावन धरती पर फिलहाल नहीं आते। अब आते हैं भारत महान पर, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम ने जन्म लिया था, जिन्होंने श्रीलंका को फतेह करने के बाद भी विभीषण को दे दिया। अब आते हैं उस पावन पवित्र भूमि भारत में। मेरा हेडिंग है कि कितना देर लगेगा भारत को श्रीलंका बनने में, और बन जाएगी तो स्थिति क्या होगी।
मित्रों, सबसे पहला बेईमान राजनीतिक श्रीलंका के लिए मैंने कहा था। अब अगर आपको लगता होगा कि भारत के राजनीतिक दल के लोग श्रीलंका के राजनीतिकों से कम बेईमान हैं, तो ऐसी मुगालते में मैं नहीं हूं। आप हो सकते हैं, आप रहिए, क्योंकि किसी के सोच पर अपना सोच स्थापित करने का अधिकार ना तो मुझे है और ना ही ये संभव है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अगर बेईमानी की चर्चा की जाए और अगर बेईमान राजनीतिक और बेईमान अफसरशाही, भ्रष्ट अफसरशाही की बात हो, तो भारत महान का तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकता। दूर दूर और बहुत दूर तक कोई भारत महान के राजनीतिक अफसरशाहियों और ठेकेदारों के बीच में आ ही नहीं सकता। ये 1 2 3 स्वयं ही ले लेंगे, बाकी लोग 100-200 के बाद का नंबर लेंगे। 1 से 100 तक तो ये भारतवासी उस पर कब्जा पाएंगे, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। तो पहला तुलना श्रीलंका के भ्रष्टाचार और भारत की भ्रष्टाचार। श्रीलंका के परिवारवाद की मैंने चर्चा किया कि श्रीलंका में राजपक्षे परिवार में कोई जन्म लेता था, अभी घुटने पर चल रहा है, तब तक उसके लिए सीट आवंटित होती थी। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूँ, उस प्रदेश में एक राजनीतिक परिवार है जिसे अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। आजमगढ़ का सीट हारने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि आजमगढ़ का लोकल अहिर कोई मुलायम सिंह के परिवार को, अखिलेश यादव को नहीं दिखा। वहां के अपने जमील या जमाल पर विश्वास नहीं हुआ। एक छोटी सीट थी, तब भी उसको अखिलेश यादव चाहते थे कि ये भी मेरे ही परिवार की जेब में जाए, इसलिए उन्होंने अपने भाई को भेजा, चचेरा भाई को, जाओ आजमगढ़ पर हुकूमत करो। जैसे भगवान राम के अयोध्या पर उनके पुत्रों का हुकूमत था, राजा दशरथ का राज पर राम का हुकूमत था, जिस तरह से शाहजहां पर अकबर बादशाह का और उसका हुकूमत था, तो उन्होंने आजमगढ़ को अपना जागीर समझा और हुकूमत करने के लिए अपने भाई को खड़ाऊ लेकर के भेज दिया। आजमगढ़ की महत्तम जनता, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रिय सरकार, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसा जात निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और क्षेत्र निरपेक्ष सरकार की लोकप्रियता ने इन सब पर विचार किया और अखिलेश यादव के भाई को मुंह खिखानी पड़ी। तो परिवारवाद की तुलना में आप देख लीजिए, मेरा ननिहाल और ससुराल दोनों बिहार है, वहां का भी परिवारवाद को देख लीजिए। लालू जी का परिवार हो, रामविलास जी का परिवार हो या और कोई परिवार हो, परिवार और उसकी तुलना हो गई। अब आते हैं कृषि पर कि बिना दूरगामी निर्णय लिए हुए कृषि के तरीके को बदल दिया गया। मित्रों, कृषि सुधार अधिनियम जो भारत सरकार लाई, जिसमें कहीं कोई खोट नहीं था, उसको किस तरह से रोका गया, किस तरह से राजधानी को चारों तरफ से बंधक बनाया गया, ये आपने देखा। करीब करीब साल भर तक राजधानी को बंधक बनाकर रख दिया गया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को भारत के राजधानी के लोगों की तकलीफ देखा नहीं गया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, शेर को छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, तभी वो लंबी छलांग लगाएगा। तो वो चीता के मनोविज्ञान को पढ़ते हुए योगी नरेंद्र मोदी जी ने 2 कदम पीछे लिया और उस लोकप्रिय बिल को वापस किया। चौपट कृषि का एक सबसे बड़ा व्यवस्था भारत में पुनः स्थापित हो गया, जिसकी बुराई स्वयं कांग्रेस करती थी और कृषि सुधार का बिल स्वयं कांग्रेस ही लाई थी। लेकिन जब ये बिल नरेंद्र मोदी लाए तो वही कांग्रेस जिसने इस बिल का अक्षरशः ड्राफ्ट किया था, उसके कृषि मंत्री श्री शरद पवार साहब व्यक्तिगत इनिशिएटिव लेकर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा था कि इस बिल के ये फायदे हैं और इसको तुरंत से तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बिल लाई गई तो वही शरद पवार इसके विरुद्ध में हड़ताल पर किसानों का समर्थन देने के लिए चले गए। मतलब खेती किसानी को बर्बाद करने का श्रीलंका से तुलना समझ लीजिए। अब आते हैं पर्यटन उद्योग पर। जब पर्यटन उद्योग भारत में चर्चा होती है तो विदेशी मेहमानों के साथ लोकल होटल वाला, रिक्शा वाला और स्थानीय गुंडों का बिहेवियर्स आए दिन अखबार, टीवी, मीडिया का सुर्खिया होता है। आए दिन उन लोगों से लूटपाट, छिनताई और उनके साथ बेअदबी का जो घटना होता है, उससे पर्यटन उद्योग का विषय में आपको पता है। दूसरा, भारत में पर्यटन उद्योग की जिस तरह से अनदेखी भारत के अब तक की सभी सरकारों ने किया है, उसकी तुलना किसी और सरकार से नहीं की जा सकती। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं बलिया का रहने वाला हूं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का सबसे पहले झंडावलंबरदार थे, कांग्रेस की उस हुकूमत को जिसको सोचा जाता था कि ये बदला नहीं जा सकता,
उसको हटा दिया था। उनके जन्मस्थल की जो बुरी स्थिति है उसको किसी से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में शर्म आती है। और मेरे लिए तो डबल शर्म की बात है, क्योंकि वो मेरे गांव के बगल के गांव के थे। चंद्रशेखर जी और मेरे रिश्तेदार श्री मैनेजर सिंह के प्रयासों से हम लोगों के जमीन में जयप्रकाश नारायण की कुछ समाधि और कुछ विद्यालय वगैरह बना हुआ है, लेकिन उनका मूल जन्मस्थान जो कि अब बिहार में बंटवारे में मिल गया, उसमें बिहार की स्थिति इतनी बुरी है कि वहां पर एक मामूली पलनी मड़ाई जैसा भी कुछ नहीं है। बाकी तो वहां पर भगवान जाने। बिहार की चर्चा निकली है तो एक बात और बता देते हैं। भ्रष्टम राजनीति में सर्वोच्च डिग्रीधारी लालू प्रसाद यादव के इलाज का संपूर्ण खर्च बिहार सरकार बिहार के महानतम जनता के करदाताओं से करेगी। वो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने मवेशियों तक का चारा हजम कर दिया था और जो वेटरनरी अस्पताल के 84 वार्ड में अपने 5-6 भाइयों के साथ जमीन पर सोया करते थे, उस पर भी जगह नहीं मिलती थी, आज फार्म हाउस में और उनका बेटा हवाई जहाज में जन्मदिन मना रहा है। उनके पास ना तो कोई पैसे की कमी है, ना संसाधन की कमी है। उनकी खुद की 2 बेटी डॉक्टर है, तब भी सरकारी पैसे पर प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज होगा। लेकिन वही नीतीश कुमार दुनिया में अपने गणित का लोहा मनाने वाले परम श्रद्धेय वशिष्ठ नारायण जी के इलाज के लिए पैसा नहीं दिया। उनका जब दुखद देहांत हुआ तो ठेला पर उनके शव को ले करके जाने पर मजबूर हुए उनके भाई। वो तो भला हो एक स्थानीय पत्रकार का, जो हमारे जैसा फेसबुकिया नेट पत्रकार था, उसने जब फेसबुक लाइव लगाया तो लोग पहुंचे अपना अपना एम्बुलेंस लेकर के। तब सरकार प्रशासन ने अपने एम्बुलेंस दिया। तब जब वो रिक्शा पर अपने भाई की शव को अकेले ठहलते हुए लेके जा रहे थे, उस महान गणितज्ञ को जिसको दुनिया झुक करके सलाम की थी, उस गणितज्ञ को जिसको मास्टर डिग्री देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपना कानून में तब्दीली लाना पड़ा, क्योंकि जिस आदमी का उम्र ही 15 साल नहीं है उसको 15 की डिग्री कैसे दी जा सकती है। लेकिन सरकार को झुकना पड़ा उनके प्रतिभा के आगे। उनके प्रतिभा के आगे अमेरिका, चीन और इंग्लैंड के विश्वविद्यालय भी जिसको झुक करके सलाम करते थे, उस महानतम शख्सियत के इलाज में पहले पागल खाने में 1100-1200 रुपये के लिए उनको पागल खाने में बंधक बना दिया गया। वो एक दिमाग पर असर हुआ। उसके बाद बिहार में इलाज के दौरान उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। जनरल वार्ड में भिखारियों की तरह से इलाज लिए और लापरवाही से मौत को गले लगाना पड़ा और मर जाने के बाद ठेला पर लाश को घसीटते हुए उनके भाई को जाने पर मजबूर होना पड़ा। उस बिहार की ये बात है। चर्चा निकली है तो दूर तक जाएगी। उस नीतीश कुमार की तुलना देख लीजिए श्रीलंका बनने में कितना दिन लगेगा, जहां पर प्रतिभा का इतना बड़ा अनादर और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आदर किया जाए। उस देश को भगवान ही बचाएंगे। वो इसलिए बचा रहे हैं कि रामकृष्ण की धरती है, पावन भूमि है, नहीं तो कब का श्रीलंका बन जाती। मित्रों, भारत श्रीलंका की एक तीसरी बात जो मैंने कहा था, वो कहा था कि अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए, भ्रष्टाचार को कोई प्रश्न ना उठाए, लोक लुभावन और अनाप शनाप सब्सिडी दिया राजपक्षे सरकार ने। दुनिया में पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा था तो श्रीलंका में सबसे कम था। दुनिया उदाहरण देती थी। भारत के कुछ लोग फेसबुक व्हाट्सएप ज्ञान बांटने वाले कहते थे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड तक में पेट्रोल सस्ता है, भारत में महंगा है। लेकिन वो ये लोग नहीं बताते रहे थे कि जब इसके पूर्ववर्ती सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी किया था, उसकी मेचोटी तब आई जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो जो कर्जा लेकर के सब्सिडी दी हो तो कर्जदार को तो कर्जा दोगे। जिस तरह से श्रीलंका चीन के कर्जे तले दबा और दब करके बर्बाद हो गया, उन्हीं कर्जे को निपटाने में नरेंद्र मोदी को पेट्रोल बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था कि हमको वोट चाहिए, नोट तो खैर फिर भी हम लोगों के खून किडनी बेच करके निकाल लेंगे। वही ऑयल बॉन्ड की पूर्ति के लिए सरकार मजबूर थी कि दुनिया में पेट्रोल सस्ता था और हमको महंगा करना पड़ा। आज जो घरेलू गैस जो दाम बढ़ रहा है वो पूर्ववर्ती सरकार की देन है। लेकिन बेशर्मी से पूर्ववर्ती सरकार के वो तमाम लोग जो ऑयल बॉन्ड के माध्यम से पेट्रोलियम मंत्रालयों को एक तरह से गिरवी रख दिए थे, आज पेट्रोल के बढ़ते दाम पर बकवास कर रहे हैं। मित्रों, श्रीलंका में जो हालात थी लोक लुभावन नारे के लिए, आज देख रहे हैं कि भारत में मुफ्त 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 और मुफ्त की जो बीमारी चली है वो लाइलाज बीमारी है। इसका काट किसी भी राजनीतिक दल के पास है ही नहीं।
क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं मुफ्त में राशन दूंगा, मुफ्त में बिजली दूंगा, मुफ्त में पढ़ाई दूंगा, किसान का कर्जा माफ कर दूंगा, 200 यूनिट माफ कर दूंगा। तो दूसरा पार्टी कहता है कि मैं 300 यूनिट माफ करूंगा, किसान के कर्जे के साथ उनके बैंक खाते में सीधे हजार हजार रुपया डालूंगा, विधवाओं के खाते में इतना डालूंगा, बुजुर्गों के खाते में इतना डालूंगा, विकलांगों के खाते में इतना डालूंगा, लूंगा किसी से नहीं। ये सब जो योजनाएं हैं वो श्रीलंका से बदतर भारत में है, चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी है, और 135 करोड़ देशवासियों की दुआएं, मेहनत और परिश्रम है। इस वजह से श्रीलंका जैसे हालात होने में भी थोड़ा समय लग रहा है। कब होगा भगवान करे, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ना हो, ना हो, ना हो, मेरी सारी बातें झूठी साबित हो, मुझे बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि मैं पहली बार मैं स्वयं को झूठा साबित करूंगा। मुझे खुशी होगी कि राकेश परमार, तूने सोचा था, अनुमान लगाया था कि श्रीलंका जैसे हालात बहुत जल्द आ जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरे मुंह पर तमाचा पड़ेगा, मुझे प्रसन्नता होगी कि भारत महान तो बच गया। एक आदमी का बात का अपमान हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी के मुंह पर तमाचा पड़ा, भारत के मुंह पर तो नहीं पड़ा, मुझे खुशी होगी मित्रों। और हम सब जनता क्या करें? श्रीलंका की जनता भी अपने राजपक्षे सरकार की वाहवाही देती थी, मतदान के माध्यम से वो जिताती थी, क्योंकि कहती थी कि दुनिया में पेट्रोल महंगा है, हमारी सरकार ने सस्ता किया है। आज वही जनता उनके प्रधानमंत्री का घर फूंक दी, उनके राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर दी, और उनके सारे संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके स्विमिंग पूल में नहा रही है, उनके रसोई में खाना खा रही है, और उनके डाइनिंग टेबल में आराम फरमा रही है। आज उस जनता को देख करके भारत की जनता को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और सबक लेना चाहिए। पहला सबक ये लेना चाहिए कि भारत की जनता भारत सरकार से ये मांग करे कि जो आप मुफ्त में देते हो उसकी पूर्ति कहाँ से करो। मान लीजिए दिल्ली बिजली बोर्ड प्राइवेट है, निजी, रिलायंस परिवार में है, रिलायंस अपना एक काल मुफ्त में नहीं देता। जैसे आपका टॉक टाइम समाप्त होगा आपका टेलीफोन बंद हो जाएगा, एक दिन का ग्रेस पीरियड रिलायंस नहीं देगा, तो 200 यूनिट बिजली क्यों मुफ्त दे रहा है? क्या है वो, किससे ले रहा है, ये कोई नहीं पूछता। दिल्ली जल बोर्ड कर्जे में है, 28-27 करोड़ रुपया का कर्जा है दिल्ली जल बोर्ड पर, और दिल्ली सरकार ने कहा था कि मैं पानी 600 या 6000 या 6 लाख लीटर मुफ्त में दूंगा। उस जल बोर्ड से मुफ्त में दूंगा जिसका कर्जा, अगर दिल्ली जल बोर्ड की सारी संपत्ति बेच दी जाए तब भी पूरा कर्जा समाप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी दिल्ली का पानी मुफ्त में देने का घोषणा किया गया बेशर्मी से, क्योंकि उनको देश के हालात से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो कह देना है कि मोदी जी ने पैसा नहीं दिया। आपने देखा कि पंजाब में ये माफ करूंगा, वो माफ करूंगा, सारे बिजली का बिल माफ करूंगा घोषणा हुआ, और जिस तरह से जैसे ही भगवत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, प्रधानमंत्री से कहा कि 52,000 करोड़ रुपये पहले दीजिए, जो बकवास कर चुके हैं वो निपटाते हैं, बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब कर्जा माफ करने का न्याय खुद लिया, बिजली माफ करने का खुद लिया, सारा करने का खुद लिया, और जब सरकार लिया तो बोला कि 52,000 करोड़ मोदी दे, नहीं तो वो पंजाबियों को कहेगा कि मैं मोदी से मांगा था, पैसा नहीं दिया, आप मुझको प्रधानमंत्री बनाए ताकि मैं देश बेचने की जुगाड़ करूं। मित्रों, इस चाल में भाजपा भी फंसी है, वो भी मुफ्त का कार्ड नहीं खोज रही है। कांग्रेस भी फंसी है, वो भी मुफ्त का कार्ड नहीं खोज रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने भारत के जनता को शिक्षित होने का मौका ही नहीं दिया। हमने कभी जनता को शिक्षित नहीं किया कि वो अपने अच्छाई बुराई के विषय में समझ सके, अपना भला बुरा का ज्ञान कर सके। इसलिए मैं जो हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना किया था कि आपको मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा, वो है भारत की सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायपालिका छोटी छोटी बातों पर सो मोटो लेती है, इतनी बड़ी बात पर आप चुप हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको भैंसे को दौड़ाने में बुरा लगता है, आपको मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर बुरा लगता है, आपको नोटबंदी पे निर्णय पर बुरा लगता है। नुपुर शर्मा ने एक बहुत तथ्यात्मक फैक्ट को उद्धृत किया, उस पर नुपुर शर्मा के लिए दुनिया भर के मर्डर का जिम्मेवारी ठहराने के लिए भाषण देने का मौका मिलता है, और इतना बड़ा कांड हो रहा है और आप उस पर सो मोटो नहीं ले रहे हैं। मैं न्यायपालिका से एक बार दोबारा पूरा सर झुका करके, नाक रगड़ करके क्षमा मांगते हुए अनुरोध करता हूं कि हे हमारे विद्वान न्यायाधीश, आपकी विद्वता को क्या हो गया? क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं? नेता तो अनपढ़ है, लोगों को जाहिल बना कर रखा हुआ है, उसका काम चल रहा है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन क्या आप भी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता की थॉट को अप्लीमेट कर रहे हैं और उसी के लाइन पर आगे चल रहे हैं?
और अगर नहीं है तो अब तक आपने एक बार भी इस मुद्दे पर सो मोटो क्यों नहीं लिया कि ये मुफ्त की राजनीति को कहां जाकर रोका जाएगा और ये पैसा कहां से आएगा? आपने इस विषय पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इस विषय पर विचार क्यों नहीं किया? मैं नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराऊंगा कि आप पार्टी विद डिफरेंस का नारा लगा करके आए थे, तो आपने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को क्यों नहीं उठाया कि अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त दे करके दिल्ली के जनता को पिछले 3 सालों से 3 चुनावी टर्म से बहका रहा है और दिल्ली पर कर्जा रोज रोज चढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली की सरकार जब हटेगी तो जब कर्जे का लेखा जोखा निकलेगा तो उसको कौन भरेगा, कहां से भरेगा और कैसे भरेगा? क्या इस विषय पर कभी आपने एक पार्लियामेंट्री बयान दिया है? आप मन की बात में ये जन की बात कभी उठाया है? कहा जाता है कि जब प्रकृति न्याय करेगी, जब वहां उस अदालत में जब लेखा जोखा लिया जाएगा तो वहां कोई वकील काम नहीं करता, आपके कर्म ही आपका काम है, आपके सत्कर्म ही आपका काम है। तो वहां के उस न्यायालय में तो आप फेल हो जाएंगे। जनता बेशक आपको वाहवाही दे लच्छादार नारों से और दिग्भ्रमित होने की वजह से, लेकिन समय तो आपको माफ नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति का मैं क्या दोष दूं, क्योंकि राष्ट्रपति भारत में कैसे बनाए जाते हैं। रामनाथ कोविंद अपने कुछ दिन के कामों से खुद को और सरकार को टेंशन देकर के अपना पेंशन प्रभावित करना नहीं चाहेंगे। उन्होंने जिस तरह से अपना कार्यकाल निभा लिया है 4 दिन और सही। और मुर्मू जी को क्या दोष दे, अभी तो उन्होंने शपथ ही नहीं लिया है, तो अभी राष्ट्रपति जी को छोड़ ही दिया जाए। और जिस तरह का राष्ट्रपति चयन की तरीका हमारे यहाँ है तो राष्ट्रपति पर क्या निर्णय जाए। सबसे बड़ा दोषी, मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा दोषी भारत की जनता है, क्योंकि भारत की जनता ने ही तो उसको कहा है कि हाँ जी 2 यूनिट बिजली हमको छोड़ दीजिए, हम आपको वोट देंगे। दिल्ली की महान जनता ने जो वोट दिया है, अरविंद केजरीवाल ने बंदूक लगा कर तो किसी से वोट मांगा नहीं था, किसी को अपहरण करा के, किसी की जबरदस्ती ईवीएम हैक करके तो चुनाव जीता नहीं था। उसने किसी से जबरदस्ती कहा नहीं था कि वोट नहीं दोगे तो हाथ काट देंगे, गोली मार देंगे, अपहरण कर लेंगे, फांसी लगा देंगे, ऐसा तो कहा नहीं था। उसने तो सीधा कहा कि मैं मुफ्त में 2 यूनिट दूंगा, और लोग इस जाल में फंस गए और वोट दे दिए। उनको ये नहीं समझ में आया कि 2 यूनिट का पैसा कहां से आएगा, उसका पैसा देगा कौन, क्योंकि ये तो रिलायंस की बिजली है। और अगर भारत सरकार की भी होगी, लोग रेल सब्सिडी मांगते हैं, रेल में मुफ्त यात्रा करते हैं, तो रेल तो भारत सरकार की है, रेल डूब जाएगी तो उसका पैसा किसकी खाते में जाएगा। और अंत में जो बात कहना चाहता हूं वो सबसे गंभीर बात है। भारत महान एक ऐसा देश है जिसमें जो सबसे ज्यादा अमीर है वो बैंक का पैसा लेकर के भाग जाता है, उसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि भ्रष्ट राजनीति और बेईमान अफसर उनका तलवा चाटते हैं, क्योंकि उनमें उनका जूठन भी है, उनका जूठन पर ये पलते हैं, इसलिए कुछ नहीं करते हैं। कि एक कौम है जिससे वोट लेने के लिए उसके बैंक में एक निश्चित रकम भेजी जाती है, उनके घर पर एक निश्चित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जाता है और उसका कोई दाम नहीं लिया जाता, मतलब मुफ्त में आप घर में बैठे राशन लीजिए। कोरोना काल में तो आपने देखा ना कि कई किलो चीनी, अनाज, चावल, दाल, दलिया, यहाँ तक कि कपड़ा धोने का साबुन तक मुफ्त में पहुंचाई गई। वो एक कोरोना काल था, सरकारों को इस तरह के चैरिटी करनी चाहिए, लेकिन आजीवन नहीं ना करना चाहिए, वो कर रही है और ये सब खर्चा मध्य वर्ग के कंधे पर दे दिया गया है। तो भारत के संविधान के कौन से पन्ने पर लिया गया है कि कर्जा आप ले और भरूं मैं? किस एक्ट में यह लिखा गया है कि पैसा लेकर के आप भाग गए और उस बैंक का भरपाई मैं करूं, एनपीए का बोझ मैं लूं और एनपीए आप करें? इन सब विषयों पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है और इन सब लोगों को समझने के लिए लोगों का दिमाग फ्री होना बड़ा जरूरी है, जो नेताओं ने कभी होने नहीं दिया। कभी धर्म का अफीम चटाया, कभी जात का चटाया, कभी क्षेत्र का चटाया, अब पुरुष और महिला का चटाया हुआ है। अब सबसे ज्यादा खतरनाक और अकाट्य चरस है मुफ्त। इस मुफ्त से बचिए, क्योंकि श्रीलंका तो एक बहुत छोटा राज्य देश था जिसकी विपदा को भारत सरकार ने कुछ दे करके मदद करने की प्रयास की है। भारत को मदद करने की शक्ति किसमें है? मतलब अगर मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो ट्रैक्टर पर लादा जा सकता है, लेकिन अगर बुलडोजर पंचर हो जाए तो क्या वो साइकिल से खींची जा सकती है? सिर्फ ये सोचिएगा तो आप बाकी पूरी बात समझ जाएंगे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, चुनाव के टाइम में इन सब बातों को आपके दिमाग में उपलब्ध कराए, मजबूत कराए और आपको सोचने पर मजबूर करें। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश बार एक बार पुनः भोलेनाथ से
प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ कृपा करिए अपने भक्तों पर और हम सब पर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।